बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीस सती और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कैपिटल वन टीवी। आप हमें देख सकते हैं जनाब यूट्यूब पे भी और इसके साथ साथ फेसबुक पे भी हमारे पेज मौजूद है जिस पर आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो नज़र आएंगी। अभी जो है एक तरफ आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुकम्मल हुए और अब वज़ीर आज़म और स्पीकर और सदर की तलाश जारी है और काबीना में कौन कौन शामिल होगा उस हवाले से मुख्तलिफ तरह की क्या सरैयाँ मौजूद हैं। कुछ आज मज़ीद जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं। कल जो आपने देखा होगा 4 उम्मीदवार हैं जिनके साथ वज़ीर आज़म की मुलाकात भी हुई है। उसमें अज़र सादिक हैं, ब्रिस्टर सुल्तान हैं, ख्वाजा फ़ारूक हैं और सरदार तनवीर इलियास हैं और इसके साथ साथ जो है वो अंसर अब्दाली को खुसूसी तौर पर बुलाया गया है। अब इसमें 2-3 तरह की राय जो है वो देखी जा रही है। नंबर 1, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि ब्रिस्टर सुल्तान जो है वो कभी भी वज़ारत उज़्मा के अलावा कोई भी वो ओहदा लेने के लिए वो तैयार नहीं हैं और ये भी कहा गया है कि ख्वाजा फ़ारूक ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि अगर ब्रिस्टर सुल्तान नहीं हैं तो वो ख्वाजा फ़ारूक को एक्सेप्ट करें, लेकिन कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ब्रिस्टर सुल्तान कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी जगह पे कोई भी जो है वो इस ओहदे पे आए। और इसके बाद ये कहा गया कि जो सैफुल्लाह न्याज़ी जो हैं उनके साथ कुछ लोगों की गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिस्टर सुल्तान जो है वो पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं अगर वज़ारत उज़्मा पर सरदार तनवीर इलियास को बैठाया गया या चौधरी अनवार अल हक को बैठाया गया, क्योंकि वज़ारत उज़्मा में इन तीनों के दरमियान जो है वो आपस में इख्तलाफात मौजूद हैं। अब अगर चौधरी अनवार अल हक को वज़ारत उज़्मा पर बैठाया जाएगा तो उस सूरत में भी जो है वो ब्रिस्टर सुल्तान जो है वो जो भी है अपनी सियासी रंग ज़रूर दिखाएंगे और सरदार तनवीर इलियास को भी अगर बैठाया गया तो उसमें भी वो सियासी रंग ज़रूर दिखाएंगे। अब उस सूरत में अगर चौधरी अनवार अल हक भी हों यानी सरदार तनवीर इलियास और ब्रिस्टर सुल्तान अगर तीनों वज़ारत उज़्मा के मनसब पर नहीं होंगे तो फिर उसके बाद कौन होगा। अब ये गुफ्तगू हो रही है कि जनाब जाट फैमिली से अगर हम देखें तहरीक इंसाफ में सिर्फ जाट फैमिली के तकरीबन 9 सीट्स हैं, 8 से 9 सीट्स हैं सिर्फ जाट फैमिली की। फिर गुजर फैमिली की अलग से बात करते हैं, यानी मीरपुर डिवीज़न की ओवरऑल बात करें। मीरपुर डिवीज़न में चौधरी अनवार अल हक के अलावा जो है वो जो बाकी नंबर्स हैं वो ब्रिस्टर सुल्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और मीरपुर के अलावा पूंछ डिवीज़न और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में भी ब्रिस्टर सुल्तान के वोट अगर आप देखें तो वो ज़्यादा है। अब एक और ये राय दी जा रही है कि जनाब अगर ब्रिस्टर सुल्तान नहीं होंगे वज़ीर आज़म के मनसब पे तो वो चौधरी अनवार अल हक और सरदार तनवीर को भी वज़ारत उज़्मा के मनसब पर वो नहीं देखना चाहेंगे। अगर ज़बरदस्ती बिठा भी दिया किसी को तो वो शायद बहुत देर तक चलने नहीं देंगे, वो अदम एतमाद ले आएंगे। और अदम एतमाद के लिए आप पहले से जानते हैं कि अपोजिशन पहले ही तकरीबन 19 मेंबर अपोजिशन के भी मौजूद होंगे, सिर्फ 7-8 मेंबर और मिलेंगे तो वो अदम एतमाद आ सकता है। और जब आपने देखा होगा 3-4 सीट्स थी ब्रिस्टर सुल्तान के पास और उस वक्त क्या मामला हुआ था आप बाखूबी जानते हैं। और 2009-10 की बात करें तो 3-4 वज़ीर आज़म आपने देखा होगा चंद माह में तब्दील हुए थे। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में तो एक तो ये वो तारीख़ मौजूद है। ब्रिस्टर सुल्तान जो है वो क्योंकि पार्टी की सदारत उनके पास थी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मेरी उस वक्त में जब कोई मुश्किल वक्त नहीं था तहरीक इंसाफ के लिए उस वक्त उन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़कर तहरीक इंसाफ को जो है वो ज्वाइन किया, अपनी टीम बनाई और उसमें से मैक्सिमम जो उनकी टीम है जिनके टिकट के लिए भी उन्होंने तगोदो की वो लोग अब MLA मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली बन चुके हैं। उस सूरत में अगर ये कहा जा रहा है कि अगर ब्रिस्टर सुल्तान वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो अंसर अब्दाली और अज़र सादिक में से कोई शख्स भी, क्योंकि जाट फैमिली से है, तो हो सकता है कि वो काबिल कबूल हो ब्रिस्टर सुल्तान को और फिर तनवीर इलियास जो है वो सदर बन सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है, कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास के करीबी जो उनके मशीर हैं, दोस्त हैं, उनसे उन्होंने मशावरत की है इस हवाले से कल वज़ीर आज़म के मिलने के बाद। तो उनको मशवरा यही दिया गया कि अगर वो वज़ीर आज़म के मनसब पर नहीं बैठते और अगर उनको वज़ीर आज़म इमरान खान सदर तक अगर सदारत देते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। यानी हो ये तो एक ज़राए की ख़बर है, लेकिन क्योंकि वो भी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, चौधरी अनवार अल हक भी हैं, लेकिन वो इस पूरे सीन में गायब हैं। लेकिन गायब होने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आउट हैं। ये हमेशा ये देखा जाता है
کہ جو تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون میں یہ فرق یہی ہے پیپلز پارٹی میں کہ تحریک انصاف نے ابھی تک جتنی بھی حکومتیں بنائی ہیں اس میں ایک سرپرائز دینے کی کوشش کی ہے. شاید وہ اس کو مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں. عمران خان جو ہے وہ اس چیز کو شاید انجوائے بھی کرتے ہیں کہ جناب اب ایک پورے پاکستان 22 کروڑ عوام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آزاد جمہوریہ کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا, اور آزاد جمہوریہ کشمیر کی 1.5 کروڑ آبادی بھی دیکھنی, اوورسیز پاکستانی کی ایک بڑی تعداد ہے, 1 کروڑ کے قریب اوورسیز پاکستانیز ہیں. یعنی یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا, صدر کون ہوگا. تو ظاہر ہے ایک سرپرائز ہے کہ 22-23 کروڑ عوام کے لیے. تو وہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے قرعہ نکلے گا. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ انصر عبدالی اور اظہر صادق کیونکہ جاٹ فیملی سے ہیں اور یہ میرپور ڈویژن سے ہیں دونوں, اگر بہت زیادہ یعنی پہلی تو بات ہے کہ برسر سلطان وزیر اعظم سے کے علاوہ وہ کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اگر انصر عبدالی اظہر صادق وزیر اعظم بنتے ہیں ان میں سے کوئی بھی, تو برسر سلطان جو ہے وہ شاید پیچھے بیٹھ جائیں گے, وہ کوئی بھی عہدہ نہیں لیں گے. یہ ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں, اور اس سے وہ بیسیکلی شاید موقع کی تلاش میں رہیں گے کہ اگر کہیں ان کو ضرورت پڑی تو پھر وہ اپنا رنگ ضرور دکھائیں گے. لیکن وہ پرائم منسٹر کے علاوہ وہ کسی بھی اور عہدے کو تسلیم نہیں کریں گے. ابھی تک کی جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ برسر سلطان اس بات پر موجود ہیں. ان کے جو عزیز و قارب نزدیک ترین ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کچھ قائل نظر آتے ہیں کہ آپ پھر اس طرح نہ کیجئے. اور انصر عبدالی جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں ان کے بہت ہی عزیز و قارب ہیں, پھر ان کا ایک پاکستان میں ایک بڑا مضبوط سیکٹر ہے, ان کے ساتھ تعلقات ہیں. ان کو ٹکٹ نہ صرف ٹکٹ ملا بلکہ رفیق نیر جو کہ سینئر سیاستدان تھے ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا, بعد میں ان کو ایڈجسٹ بھی کیا گیا. اب ان کو ظاہر ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر کہا جا رہا ہے کہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد ان کو بھی کچھ اہم جو ہے وہ عہدہ دیا جا سکتا ہے. تو انصر عبدالی جو ہے وہ بھی مطلب اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور وہ بھی کسی اہم عہدے پہ آ سکتے ہیں. اظہر صادق کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے. اور اسی میں جو قیوم نیازی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی بلایا گیا تھا, تو ان کو بھی کوئی اہم عہدہ جو ہے دیا جا سکتا ہے. آپ تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں جب معاملہ بن گیا, 2017 میں پیناما لیگ کا اور سپریم کورٹ نے احکامات جاری کر لیے تھے. ایک بڑا تاریخی فیصلہ تھا جس میں نواز شریف کو ریموو کیا گیا تھا وزیر اعظم کے عہدے سے. اس کے بعد مسلم لیگ نون میں بھی یہ صورتحال رہی اور احسن اقبال کا نام بھی آیا, خواجہ آصف کا نام بھی آیا, اور اسی دوڑ میں پھر چودھری نثار علی خان نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دونوں کے بجائے چودھری نثار بھی نہیں بنے, وہ دو بھی نہیں بنے, اور قرہ جو ہے وہ شاہد اکان عباسی کا نکلا. تو یہی صورتحال اب یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے. برسر سلطان, تنویر الیاس اور چودھری انوار الحق, یہ تینوں یعنی برسر سلطان جو ہے وہ ان دونوں کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ نہیں دیکھنا چاہتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رائٹ ان کا ہے اور وہ ایگزیکٹلی پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے ہی انہوں نے فائٹ کی ہے اور انہوں نے محنت کی ہے, اور وہ پہلے پرائم منسٹر رہے ہیں. چودھری انوار الحق اسپیکر رہے ہیں اور سردار تنویر الیاس پہلی بار وہ انٹری کر رہے ہیں. تو یہ ایک ان کا جب بھی ان سے کوئی بات کرے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا رائٹ ہے, اور اسی رائٹ کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی ہے تحریک انصاف کے لیے. اور آخری وقت پر جو کچھ ہوا, لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو اعتماد میں ضرور لیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ خاموش رہیے, ہمارا مقصد جو ہے وہ اگر کسی کے انڈ ہونے سے, پیسہ لگانے سے اگر میکسیمم تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آپ بھی اس میں خاموش رہیے. تو اور ان کو وہ خاموش رہے. یہ اوورال ہمارے ذرائع جو بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھا جا رہا ہے کہ جو گجر فیملی ہے اور جاٹ فیملی ہے, کیا وہ اکٹھی ہو کے یہ سرپرائز دے سکتی ہے لیٹر آن. تو اس وقت جو یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا آسان ہے وزیر اعظم کے لیے کسی کو بھی لگانا, وزیر اعظم کے لیے آسان نہیں ہے. وزیر اعظم نے جس یعنی شخص سے بھی مشاورت کی ہے ان کو مختلف طرح کی رائے نظر آئی ہے, کیونکہ کشمیر کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے. مختلف سیکٹرز ہیں, بڑے طاقتور سیکٹرز ہیں, انہوں نے اپنی رائے دی ہے اور سیاستدانوں نے اپنی رائے دی ہے. کابینہ میں بھی یہ ڈسکس ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب بہت جلد اس کا جو ہے وہ نام بھی سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد کیا معاملہ ہوگا, 2 اگست کو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے مخصوص نشستوں کے لیے ہوگی, پولنگ ہوگی, یعنی اس میں قانون ساز اسمبلی میں 3 کو جو ہے وہ حلف اٹھایا جائے گا تمام, اور 4 کو وزیر اعظم کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ انتخاب ہوگا, اور 5 کو وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں. یہ اوورال شیڈیول ابھی تک آیا ہے. اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ جناب اب کیونکہ صدارت کے لیے جو ہے وہ, کیونکہ وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جس نے دنیا کے لیے بڑا یعنی کام کیا ہو. اس میں کچھ نام بھی لیے جا رہے ہیں جناب کہ جنرل عزیز, جو سردار جنرل عزیز ہیں
पलंदरी से इनका तल्लक है, रिटायर्ड हैं, उनका भी कहीं ज़िक्र हमने सुना है। और जनरल शेर अफगन हैं, ये राजपूत हैं और ये भी रिटायर्ड हैं, ये 2 हैं और इनका भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है ना वो सेटलमेंट हो सके। लेकिन क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज पे है मामला, तो ये चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं कि काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं तहरीक इंसाफ को। लेकिन तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी नून लीग का अगर कंपेयर करें तीनों जमातों से, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्योंकि पुरानी जमातें हैं तो उनके लिए इतना मुश्किलात कभी भी नहीं बनी। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, इवन पाकिस्तान हो या कश्मीर हो, तो उसमें हम देखते हैं तो 1-2 कैंडिडेट ही होते हैं और बड़ा क्लियर होता है कि वज़ीर आला किसने बनना है या कश्मीर का वज़ीर आज़म किसने बनना है। तो ये सीटें नज़र आती हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की। जबकि तहरीक इंसाफ में गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो तो वहाँ पर भी एक सरप्राइज़ हुआ, KPK में भी सरप्राइज़ हुआ, पंजाब में भी सरप्राइज़ हुआ। यहाँ पर इसलिए सरप्राइज़ हुआ कि डोरी जो कहा जा रहा है कि वो बनी गाला में रखी जा रही थी। अब बरिस्टर सुल्तान को अगर बनाया जाता है तो डोरी जो है वो काफ़ी हद तक शायद जो है वो कश्मीर में रहे, और वो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, पावरफुल हैं, एक तगड़ी फैमिली है और अपनी यानी जो बरादरी है उसकी अच्छे खासे वोट बैंक है। तो ये सारी सूरत जो है वो तहरीक इंसाफ को भी मुश्किलात में डाले हुए हैं, वज़ीर आज़म भी मुश्किलात में हैं और कई मज़ीद अहम सेक्टर्स के लोग भी इसमें परेशान नज़र आते हैं कि मामला किस तरफ जाएगा और क्या जो डिसीजन होगा उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो वहाँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में अहसन तरीके से हुकूमत चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। इस कदर जो इख्तलाफात हैं जो कि तहरीक इंसाफ ने किसी हद तक ये कहा जा रहा है कि वफाकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने ख़ुद भी क्रिएट किए हैं। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट चाहती तो शायद सरदार तनवीर इलियास और बरिस्टर सुल्तान के दरमियान इतनी जो है वो ये खिंचाव ना पड़ता, या चौधरी अनवर हक के दरमियान। तमाम पार्टीज़ में इख्तलाफात होते हैं लेकिन इख्तलाफात इस कदर सामने नहीं आते जो कि PTI में जो है हमें देखने में नज़र आते हैं और सामने नज़र आते हैं। अब एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि जो लोग हारे हैं टिकट के बाद, और ये इल्ज़ामात बरिस्टर सुल्तान पे लगाए जा रहे हैं कि बरिस्टर सुल्तान ने उन लोगों को हराया है दूसरे लोगों को सपोर्ट करके। तो ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं और जहाँ कहीं बरिस्टर सुल्तान के लोग अगर हारे हैं तो उन्होंने दूसरे उसमें डाला है। तो ये चीज़ें अभी तक जो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। बड़ा मुश्किल वक्त है इस वक्त तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के लिए कि डिसीजन लेना, और बरिस्टर सुल्तान को किसी भी जो है वो सूरत में वो इग्नोर करके वो समझते हैं कि वो पार्टी के साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ये पूरी की पूरी कैबिनेट जो है और तमाम सेक्टर्स जो है वो इस वक्त इसी मामले को देख रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास को कहाँ एडजस्ट किया जाए, बरिस्टर सुल्तान को कहाँ एडजस्ट किया जाए, और अगर बरिस्टर सुल्तान किसी जगह पर नहीं मानेंगे प्राइम मिनिस्टर के अलावा तो फिर सूरत क्या होगी, खेल किस तरफ चलेगा। अब एक तो वज़ीर आज़म और काबीना के बाद से एक नया खेल जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि किसी को भी बनाया जाएगा उसके बाद भी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत में आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। जब इख्तलाफात बढ़ते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएंगी। तो मंशूर क्या है जनाब, एहतसाब का अमल होना है, बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, टूरिज़म पे बहुत काम करना, सियाहत पर हेल्थ कार्ड है, आवाम को आसान एक साथ कर्ज़े देने हैं। ये सूरत अब सारी की सारी दब के रह चुकी है और अब मामला आ चुका है आपस में जो एक दूसरे के इख्तलाफात हैं उसके ऊपर देखने के बाद फ़ैसला किया जाएगा। अभी तक ले इतना ही। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।